गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का फॉर्मुलेटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे मटेरियल टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन के सिलेबस के बारे में कि इसके अंदर आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो मेनली हमारा काम क्या है, इस वीडियो में हम लोग सारे मॉड्यूल्स, जितने मॉड्यूल, टोटल 3 मॉड्यूल पढ़ने हैं आप लोगों को। ठीक है, उन सारे मॉड्यूल्स के अंदर जो जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में एक ओवरव्यू लेना है इस वीडियो में कि आखिर आप लोग को कैसे पढ़ना है, इसको क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टॉपिक को ज्यादा ध्यान देना है। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि सबसे पहला जो मॉड्यूल है इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर हम लोग बोले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल 1 ही है। ठीक है, कि कोई भी आप लोग जैसे कि एसएससी जेई का पेपर देने जा रहे हैं, एसएससी जेई के लिए सबसे एसएससी जेई का फेवरेट जो सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग में, वो क्या है, बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, तो बिल्डिंग मटेरियल के जो भी मेन टॉपिक है, जैसे कि क्या है, सीमेंट, सैंड, कंक्रीट, इन सब के बारे में हम लोग को मॉड्यूल 1 में ही पढ़ना है। ठीक है, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 भी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम बोले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो सबसे ज्यादा मॉड्यूल 1 है। तो हम लोग हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आप लोग को क्या है, सिर्फ इस वीडियो में आप लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस किया जाएगा कि थोड़ा बहुत जानकारी, कि एक फैमिलियर हो जाइए इन शब्दों से, कि जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो फिर आप लोगों को हर एक टॉपिक को कनेक्ट किया जाएगा दूसरे टॉपिक के साथ। तो पहले हम लोग पढ़ रहे हैं क्या मॉड्यूल 1 में इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग मटीरियल। ठीक है, तो इंजीनियरिंग मटेरियल में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार्ट क्या करेंगे, सीमेंट पहले। ठीक है ना, सीमेंट के बारे में पढ़ना है। तो अब सीमेंट है, सीमेंट कैसे बनता है, ठीक है, सीमेंट के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज होते हैं, इंग्रेडिएंट का क्या रोल है सीमेंट बनाने में, उन इंग्रेडिएंट अपना काम क्या करता है। ठीक है, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सीमेंट ना बहुत तरह के टाइप पढ़ने हैं। रैपिड हार्डनिंग हो गया सीमेंट, फिर पोर्टलैंड सीमेंट हो गया, ऑर्डिनरी सीमेंट हो गया, अलग अलग टाइप ऑफ सीमेंट है आप लोगों को पढ़ना। तो टाइप ऑफ सीमेंट बदलता कैसे है, तो इसके इंग्रेडिएंट के प्रोपोर्शन के हिसाब से। जैसे कि 5 चीजों से अगर बात करें, 5-6 चीजों से मिल करके सीमेंट बन रहा है, तो हर एक उसका जो पार्ट है, हर एक जो एलिमेंट है, वो हर एक एलिमेंट का अपना रोल है। अब अगर हम बोल रहे हैं क्या कि सीमेंट में कोई ऐसा लाइम मिला रहे, सिलिका मिला रहे, लाइम का क्या दे रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है, मान के चलिए। अब आपको क्या करना है कि ऐसा सीमेंट बनाना है, ऐसे जगह पे सीमेंट यूज करना है कि जैसे कि वहां पे गर्मी बहुत है। आपका अगर पूरे भारत का बात किया जाए एग्जाम्पल, तो बहुत ऐसे जगह है जहां पे बहुत ठंड भी पड़ती है, बहुत ऐसे जगह जहां गर्मी है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ठंड जगह पे आप लोग नॉर्मल सीमेंट तो नहीं यूज कर सकते हैं, वहां पे हम लोगों को क्या चाहिए, रैपिड हार्डनिंग चाहिए। तो भाई रैपिड हार्ड हो जाए सीमेंट, तुरंत जल्दी जम जाए सीमेंट, तो उसका प्रॉपर्टी अलग होना चाहिए। तो उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं आप, उसका प्रोपोर्शन चेंज कर दीजिए। जो रैपिड हार्डनिंग देता हो उसको यूज करिए, समझ रहे हैं ना। जो मोर हीट जनरेट करता हो उसको क्या कर दीजिए। हम लोग कहां पे, जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है, जो बहुत ज्यादा हीट जनरेट करता है, उसको हम लोग कम कर देंगे प्रोपोर्शन। तो हम बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि सीमेंट के बारे में पढ़ना, इसका ये मतलब होता है कि उसके पार्ट वाइज जो भी उसके पार्ट्स हैं उसको अच्छे से पढ़ना है, जो उसमें इंग्रेडिएंट यूज हो रहे हैं उसके मटेरियल के बारे में अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पहला मॉड्यूल में पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट सीमेंट ही है। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा कि सीमेंट में हम लोगों को इंग्रेडिएंट जब पढ़ाएंगे तो उस टाइम आप लोग को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। और इसके बाद इसके टाइप्स क्या क्या हैं वो सारा कुछ पढ़ेंगे। फिर टेस्टिंग ऑफ सीमेंट, कि सीमेंट को अगर हम लोग क्या होता है, एगो फिजिकल टेस्ट होता है, एगो क्या होता है आपको लैब में टेस्ट होता है, फिजिकली टेस्ट, एगो क्या केमिकल टेस्ट। तो फिजिकल टेस्ट बेसिकली क्या होता है कि फील्ड पे आप कर सकते हैं। तो फिजिकल टेस्ट क्या क्या है, लेबोरेटरी टेस्ट क्या है, केमिकल टेस्ट क्या है, वो सारा कुछ हम लोग इसके अंदर देखेंगे। पूरा अच्छे से सीमेंट पढ़ेंगे। जो हमारा पहला जो ये होगा वीडियो जब आएगा इसका, अभी तो सिलेबस है ना, पहला जब वीडियो आएगा तो उसमें हम लोग सीमेंट ही स्टार्ट करेंगे। फिर क्या है, सैंड। तो अगर हम बोले कि सिविल इंजीनियरिंग में अगर हम सीमेंट मिला रहे हैं, सीमेंट अगर हम लोग यूज करते हैं, तो साथ साथ में हम लोग को क्या यूज करना पड़ता है, सैंड भी यूज करना पड़ता है। तो अब सैंड भी कहा जाए कि सैंड हजारों तरीके के मिलते हैं मार्केट में, आप जाइएगा सैंड हजारों तरीके से मिलते हैं, लेकिन आप लोग को कौन सा सैंड यूज करना है कि जो आपको कम खर्चा में मैक्सिमम बेनिफिट दे, मैक्सिमम स्ट्रेंथ दे। ठीक है, तो उन सैंड के बारे में पढ़ेंगे कि जो आप लोगों के लिए यूजफुल हो, जो सिविल इंजीनियरिंग के में हमारा काम में आए। फिर क्या है, कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट के बारे में पढ़ना है, मतलब सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट।
एग्रीगेट के बारे में यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसका टेस्टिंग भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप लोग ट्रांसपोर्टेशन ये सब हाईवे पढ़िएगा तो उसमें एग्रीगेट के बारे में पूरा ढंग से पढ़ना है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग को एग्रीगेट यहाँ पे ज़्यादा जोर नहीं दिया गया है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं दूसरे सब्जेक्ट में इसको पढ़ना है। तो सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का बहुत बड़ा बात है। एग्रीगेट है नहीं पढ़ना इसमें, हम आपको एक चीज बता दे रहे हैं। एग्रीगेट जो यूज करते हैं हम लोग किस में, कंक्रीट बनाने में, तो एग्रीगेट का सबसे बड़ा रोल होता है स्ट्रेंथ देने में, ठीक है। तो एग्रीगेट का टेस्टिंग आपको कम से कम ना, अगर कहा जाए कि हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आएगा एग्रीगेट के टेस्टिंग को लेकर के, ठीक है। तो 3-4 तरह का टेस्ट होता है, स्ट्रेंथ टेस्ट, टफनेस टेस्ट, एब्रेशन टेस्ट, ये सारा कुछ टेस्टिंग होता है एग्रीगेट का। तो यहाँ एग्रीगेट आप लोग को नहीं पढ़ना है। कंक्रीट, तो कंक्रीट हो गया क्या कि सीमेंट, सैंड और आप लोग एग्रीगेट मिला करके कंक्रीट बनाते हैं। अब वो कंक्रीट बनने के बाद अलग अलग ग्रेड का कंक्रीट होता है, उसको कैसे हम बनाएं, M20, M15, M10, ये सारा कुछ कंक्रीट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब कंक्रीट क्या होता है, अलग अलग तरीके से होता है। एक होता है प्लेन कंक्रीट, प्लेन सिंपल सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट मिला दिया, आप लोग का काम हो गया। रेनफोर्स्ड एंड स्टील फाइबर, या फिर इसी को क्या कहते हैं, अच्छा हाँ, रेनफोर्स्ड एंड स्टील फाइबर, मतलब क्या हो गया, एक तो प्लेन हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि एकदम प्लेन था उसमें। अब नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं रेनफोर्समेंट, कि अगर आप लोग कोई अगर बाय द वे स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसमें कंक्रीट के साथ साथ रेनफोर्समेंट भी यूज करिए, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, रेनफोर्स्ड कंक्रीट, रेनफोर्स्ड कंक्रीट कहेंगे उसको, कि रेनफोर्समेंट भी है, मतलब छड़ भी है उसके अंदर। एंड स्टील, वही हो गया, स्टील फाइबर है। नेक्स्ट क्या है, ग्लास फाइबर रेनफोर्समेंट, ठीक है ना, कि आप लोगों को रेनफोर्समेंट तो यूज कर रहे हैं, लेकिन कौन सा, ग्लास फाइबर रेनफोर्समेंट, इसका अलग है, इसका डेड लोड कम होता है, हल्का होता है और स्ट्रेंथ ज्यादा देता है, ठीक है ना। तो इसका कुछ डिमेरिट्स है, मेरिट्स है, वो हम लोग देखेंगे। लाइट वेट कॉन्क्रीट, अब देखिए सिचुएशन के हिसाब से हम लोग को अलग अलग टाइप ऑफ चेंज कर, मतलब सिचुएशन के हिसाब से हम लोग को चेंज करना होता है। लाइट वेट कॉन्क्रीट, अब हम लोग लाइट वेट वहां पे देंगे जहां पे हम लोग को क्या करना है कि डेड लोड हम लोग को कम देना है। लाइट वेट कंक्रीट देंगे कि वो क्या हो कि वो ढह ना जाए, ऐसे जगह पे देंगे जहां पे हम लोग को क्या डेड लोड कम देना हो, मतलब उसका खुद का भार कम हो, वहां पे लाइट वेट कंक्रीट देंगे। और ये लाइट वेट कंक्रीट में क्या चेंजेस होता है वो हम लोग देखेंगे उस टाइम। हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट, हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट मतलब क्या कि बहुत कम समय में हमें जल्दी स्ट्रेंथ दिलाना हो, समझ रहे ना, कि परफॉर्मेंस उसका क्या हो, बहुत फास्ट हो, हाई हो, ठीक है। पॉलीमर कंक्रीट, मतलब कंक्रीट बनाएंगे लेकिन पॉलीमर को ऐड करते हुए, मतलब क्या हो जाता है कि हम लोग को कहीं ना कहीं एक कहा जाता है ना कि फाइनली मोटो क्या होता है कि हमारा खर्चा कम हो और फायदा ज्यादा हो। तो पॉलीमर मिलाने से क्या होता है कि हमारा खर्चा बचता है और स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, तो हम ऐसा ही यूज करेंगे। पॉलीमर कंक्रीट हो गया। तो कंक्रीट का टाइप्स ये इंपॉर्टेंट है। हम आपको एक चीज बता दे रहे हैं क्या कि इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग मटेरियल में आपको ये 3 टॉपिक है, सीमेंट, सैंड, कंक्रीट, एक बीच में मोटार भी है। मोटार में क्या होता है कि सीमेंट और सैंड मिलाते हैं, बस सीमेंट, सैंड, वाटर। और कंक्रीट में क्या होता है, सीमेंट, सैंड, कंक्रीट और वाटर सब मिलाते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट है, यहां तक अगर बात करे जाए तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन के आते हैं। और एक आध 2 टॉपिक इसके अंदर है ब्रिक वाला पढ़ना, कि ब्रिक में क्या होता है, ब्रिक कैसे बनता है, उसको कैसे बनाया जाता है। सीमेंट ही है कि इसको कैसे बनाया जाता है, इंग्रेडिएंट तो आप यूज कर देते हैं। अब इस इंग्रेडिएंट को सीमेंट बनाना है इससे, तो उसके लिए भी 2 प्रोसेस पढ़ना है। ड्राई प्रोसेस होता है, वेट प्रोसेस होता है, ये सारा कुछ देखेंगे। अब ऐसा ही क्या होता है, ब्रिक को बनाया जाता है, तो ठीक है ना। तो ब्रिक का भी आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है बिल्डिंग मटेरियल में, जिससे से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसे हिसाब से लेके चलेंगे इस चैप्टर को कि आप लोग का सारा टॉपिक उधर से भी क्लियर हो जाए, बिल्डिंग मटेरियल का जो क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, और आपका ये तो टॉपिक चल ही रहा है, ठीक है, वैसा चलेंगे। तो इसमें आप लोग को सीमेंट, सैंड का, सीमेंट का टेस्टिंग टाइप, इसका कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। सैंड का टाइप्स पढ़ेंगे। कॉन्क्रीट का इंपॉर्टेंट आ जाता है क्या, टेस्टिंग, ठीक है ना। कंक्रीट को तो आप पढ़ लीजिएगा कि कैसे बनाते हैं, इसमें क्या क्या यूज करते हैं, ठीक है। आप लोगों को अलग अलग टाइप ऑफ कंक्रीट यूज करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या क्या बदलते हैं वो भी हम लोग पढ़ लिए। तो बेसिकली अगर कंक्रीट को बदलना है, कंक्रीट को अलग अलग टाइप में बदलना है, तो कहीं ना कहीं आप सीमेंट बदलिएगा। मेन तो आपका क्या है, मेन तो सीमेंट है। तो सीमेंट को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग सीमेंट यूज कर करके अलग अलग कंक्रीट बना लेते हैं, ठीक है। तो सीमेंट यूज करिएगा,
सबसे बड़ी बात है क्या, नेक्स्ट प्रोपोर्शन बदल दीजिएगा। मतलब कि सीमेंट होता है प्लस सैंड होता है प्लस एग्रीगेट प्लस वाटर, यही तो हो गया आपका क्या, कंक्रीट। ठीक है, ये हो गया क्या आपका कंक्रीट है। अगर हम ये बोलें कि आपको कंक्रीट को प्रॉपर्टी बदलना है कंक्रीट का, मतलब हम लोग को जगह के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से कंक्रीट का प्रॉपर्टी बदलना है, तो हम लोग क्या बदल सकते हैं, या तो आप सीमेंट का प्रॉपर्टी बदल दीजिए, सैंड का बदलिए, एग्रीगेट का बदलिए, नहीं तो वाटर बदलिए। ठीक है ना। तो चलिए, आप इसको ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, इसको नहीं चेंज कर सकते। एग्रीगेट चेंज कर सकते हैं, सैंड ये चेंज कर सकते हैं, सीमेंट चेंज कर सकते हैं। तो सैंड और एग्रीगेट एक ही टाइप का है, आप लोग को यूज करना। इसका आप क्वालिटी नहीं बदल सकते हैं, क्वांटिटी बदल सकते हैं। ठीक है ना, इसका रेशियो बदल सकते हैं, प्रोपोर्शन बदल सकते हैं सैंड और एग्रीगेट का, लेकिन क्वालिटी फिक्स होता है। सीमेंट का आप दोनों चीज बदल सकते हैं, सीमेंट का क्वालिटी बदल सकते हैं, सीमेंट का क्वांटिटी बदल सकते हैं। ठीक है, तो इससे सारा कुछ चेंज करने से आपका कंक्रीट बदलेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग सीमेंट रैपिड हार्डनिंग यूज कर रहे हैं तो कंक्रीट रैपिड हार्डनिंग वाला बनेगा। ठीक है ना, तो हम यही बेसिकली कह रहे हैं कि आप तो क्वालिटी बदल करके सीमेंट का क्वालिटी बदल दिए। अब हम बोल रहे हैं दूसरा बात, रेशियो बदलना, मतलब कि आप रेशियो जब बदलता है ना, तो क्या चेंज होता है, ग्रेड चेंज होता है। ठीक है ना, कंक्रीट का ग्रेड बदलता है। ठीक है ना, अब ये ग्रेड ना मार्केट में आप लोग बोलिएगा क्या कि हमें ये ग्रेड चाहिए। ठीक है ना, आप जाइएगा मिक्सिंग प्लांट जो होता है जहां पे कंक्रीट बनता है, मिक्सिंग प्लांट, आप जाइएगा कि देखिए मुझे ये ग्रेड का कंक्रीट चाहिए। अब ग्रेड क्या हो सकता है, ऐसे लिखा होता है M10, M15, M20, मतलब जैसे कि M10 का हम एग्जांपल दे 1:3:6 होता है रेशियो, मान लीजिए। ठीक है ना, ये होता है, आप लोग याद कर लीजिए कि M10 का क्या होगा 1:3:6, मतलब कि आप एक अमाउंट क्या है, एक अमाउंट देना है सीमेंट का 3 सैंड और 6 गुना एग्रीगेट। अगर एक बोरी सीमेंट रख रहे हैं तो 3 बोरा आप क्या करिए सैंड और 6 बोरा क्या डालिए एग्रीगेट। अगर 1 किलो सीमेंट है तो 3 किलो सैंड और 6 किलो, रेशियो वही है 1:3:6। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं क्या कि इससे हमें क्या मिला, इससे हमें मिला M10 का ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो अगर हम बोलें क्या कि इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका यह मतलब हो गया कि अगर आप ये ग्रेड का कंक्रीट बना रहे हैं तो उसको अगर 28 दिन पे टेस्ट करिएगा, 28 दिन के बाद, मतलब इसको बना लिए, इसको रख दिए, प्लेस कर दिए, सूख गया अच्छे से, उसको क्यूरिंग कर दिए। ठीक है ना, क्यूरिंग मतलब पानी वानी से इसको क्यूरिंग किए। क्यूरिंग करने के बाद अगर उसको हम लोग टेस्ट कर रहे हैं यूटीएम मशीन पे, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे, तो स्ट्रेंथ क्या आएगा 10 न्यूटन पर mm², मतलब कि 10 न्यूटन का हमारा वो स्ट्रेंथ देगा, 10 न्यूटन पर mm² का स्ट्रेंथ दे रहा है। फिर हम बात करें क्या कि M15 यूज कर रहे हैं, तो M15 क्या होगा, और अच्छा क्वालिटी, जैसे कि 10 न्यूटन पर mm² का दे रहा था, ये क्या होगा 15 न्यूटन पर mm² का देगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट का क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, सीमेंट का क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो, और सैंड एग्रीगेट का कम कर देंगे। ठीक है, तो सीमेंट जैसे जैसे बढ़ाइएगा वैसे वैसे कंक्रीट का ग्रेड बढ़ता है। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग वही चीज देखे हैं कि कैसे हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट का, कंक्रीट का ग्रेड बढ़ाते हैं। तो अलग अलग ग्रेड के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसको टेस्ट करेंगे, क्यूब टेस्ट। ठीक है ना, टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट का सबसे बेस्ट क्या होता है, क्यूब टेस्ट करते हैं हम लोग आराम से, और उसको हम लोग कैसे प्रोसेस होता है वो सारा कुछ देखेंगे, टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट भी देखेंगे। तो इन टॉपिक को हम इस हिसाब से पढ़ेंगे कि ये आप लोगों को आगे भी यूज है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, वो सारा कुछ देखेंगे। नेक्स्ट है आपका क्या, ये तो हो गया क्या सीमेंट, सैंड और कंक्रीट के बारे में। ठीक है, एक बेसिक नॉलेज है क्या, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट। अब है इसमें 1-2 टॉपिक है क्या, ब्रिक भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, जो चीज इसमें नहीं है उस हिसाब से हम लोग पैटर्न इसको लेके चलेंगे कि आपको दोनों टॉपिक खत्म हो जाए। मटेरियल टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन, अब तो ये बेचारा मजबूर है, इसको तो सिलेबस क्या करना है कि भाई तीनों कवर हो जाए, मटेरियल के बारे में पढ़ ले बच्चा, उसका टेस्टिंग भी पढ़ ले, उसका यूज भी पढ़ ले। ठीक है ना, मतलब मटेरियल टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन करना, कैलकुलेशन करना कि क्या रेशियो रखा कि जाए, क्या क्या नहीं रखा जाए। तो इन तीनों को इसको एडजस्ट करना है एक ही
मतलब एक सब्जेक्ट के अंदर। लेकिन आप लोग पहले मटेरियल के बारे में ढंग से पढ़ लेंगे, फिर टेस्टिंग पढ़ लेंगे, फिर एवेल्यूएशन पढ़ेंगे। तो इसमें एक दो टॉपिक नहीं है, ब्रिक नहीं है, वो हम लोग पढ़ेंगे ब्रिक के बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है। और बेसिकली इसमें एक मोटार नहीं दिख रहा है, मोटार के बारे में पढ़ लेंगे, वो हो गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे उस टाइम। तो ये हो गया क्या, मेन टॉपिक यहीं तक है आपका। अगर कहा जाए कि यूनिट 1 में भी अगर मेन जो कहा जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तीनों है। अब आता है क्या, छोटा छोटा टॉपिक है, सिरामिक एंड रिफ्रैक्टरीज। सिरामिक हो गया जैसे चीनी मिट्टी का बर्तन, ठीक है ना। और रिफ्रैक्टरीज मतलब, अब चीनी मिट्टी का काम क्या होता है, काम क्या होता है, सबसे पहले तो कम खर्चा, इजिली अवेलेबल है, आपको कहीं भी मिल जाएगा मटेरियल। उसके बाद क्या होता है ना कि ये हीट एब्जॉर्बिंग होता है, बहुत ज्यादा हीट। जैसे कि आप लोग चिमनी उमनी बनता है, ब्रिक बना रहे हैं, तो ब्रिक किस पे बनाइएगा, रिफ्रैक्टरीज में बनाइएगा। रिफ्रैक्टरीज मतलब क्या होता है कि आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि चीनी मिट्टी का बना हुआ हो, अगर उसको आप हीट दीजिएगा तो बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होता है रिफ्रैक्टरीज के बारे में। सिरामिक के वही हो गया, सिरामिक से ही बनता है क्या, रिफ्रैक्टरीज। मतलब कि आप लोगों को एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जो चीनी मिट्टी का बना हो, और काम क्या है कि डेड लोड उसका कम है, खर्चा कम है, और ये बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्बिंग इसमें कैपेसिटी होता है, ठीक है। तो ये क्या है, इंजीनियरिंग मटेरियल है। ये है क्या, एक तरह से आपके काम का है, सिविल इंजीनियरिंग में इसको यूज किया जाता है। तो सिरामिक रिफ्रैक्टरीज, कहां कहां रिफ्रैक्टरीज का यूज है, एक तो ब्रिक बनाने में, जो ब्रिक बनाया जाता है उसका जो चिमनी बनाया जाता है उसके लिए रिफ्रैक्टरीज का यूज किया जाता है। सीमेंट बनाया जाता है, वहां पे रिफ्रैक्टरीज का, जब जहां पे आपको बहुत ज्यादा हीट देना है, ठीक है ना, कोई चीज को पकाना है, तो वहां पे रिफ्रैक्टरीज का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर क्या है नेक्स्ट टॉपिक, बिटुमिन एंड एस्फेटिक मटेरियल। अब बिटुमिन एंड एस्फेटिक मटेरियल एक लाइन तो लिख दिया है, इसका पूरा कहानी है। बिटुमिन अगर बात किया जाए कि जितना हाईवे इंजीनियरिंग आप लोग के सब्जेक्ट में है, ट्रांसपोर्टेशन सब्जेक्ट, ट्रांसपोर्टेशन में बिटुमिन एंड एस्फेटिक मटेरियल का पूरा ढंग से इसके बारे में पढ़ना है, इसके टाइप्स पढ़ने, इसका टेस्टिंग पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसका इकलौता बहुत सारा टेस्ट है। खाली बिटुमिन का अगर देखा जाए, सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट, विस्कोसिटी टेस्ट, पेनिट्रेशन टेस्ट, फायर एंड फ्लैश पॉइंट टेस्ट, मतलब इसका खुद का बहुत सारा टेस्ट है। तो वो सारा कुछ हम लोग इसी में पढ़ लेंगे, बिटुमिन में ही पढ़ेंगे। और एस्फेटिक मटेरियल जो तार होता है, कोलतार होता है, ये सब चीज कटबैक बिटुमिन होता है। तो ये हो गया एस्फेटिक मटेरियल, कि कैसे बिटुमिन हम लोग को मिला, कैसे हम बिटुमिन बनाएं, टाइप्स ऑफ बिटुमिन एंड टेस्टिंग ऑफ बिटुमिन, सारा कुछ हम लोग यहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। बिटुमिन के बारे में एंड एस्फेटिक मटेरियल हो गया। और बिटुमिन है क्या, बिटुमिन जो रोड जो होता है, रोड आप लोग को पढ़े होंगे, फ्लेक्सिबल पेवमेंट और एक होता है रिजिड पेवमेंट। तो रिजिड पेवमेंट होता है मतलब रोड, रिजिड रोड, एक होता है फ्लेक्सिबल रोड। तो रिजिड रोड होता है सीमेंट कंक्रीट से बना दिए, और फ्लेक्सिबल रोड किससे बनाते हैं, बिटुमिन से बनाते हैं, ठीक है ना। ब्लैक कलर का जो रोड होता है, ठीक है ना, वो होता है क्या, बिटुमिन होता है। और इसके बारे में आप लोग को जानकारी लेना कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो कम से कम बिटुमिन से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका टेस्टिंग जो करते हैं, टेस्टिंग मतलब एसएससी जेईई में आएगा क्या कि सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट, सिंपल क्वेश्चन आया था इस बार कि सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट किस यूनिट में मेजर करता है, कि वो लेंथ बताता है, टेम्परेचर बताता है, मीटर बताता है, सेंटीमीटर, क्या बताता है ये, ठीक है ना। तो बिटुमिन का टेस्टिंग से भी बहुत सवाल उठ के आते हैं, ठीक है ना। तो बिटुमिन भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। एस्फेटिक मटेरियल हो गया ये टॉपिक। अब क्या है, टिम्बर, ठीक है ना। टिम्बर भी आप लोगों का क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल है, इंजीनियरिंग मटेरियल, कि लकड़ी का यूज करना। तो कंस्ट्रक्शन में आप लोग देखते होंगे लकड़ी का बहुत ज्यादा यूज है। भाई गेट बनाना है, दरवाजा बनाना है, इसके फोल्डिंग लगाना है, आप लोग को टेम्पररी, जैसे कि घर बनाने समय जो हम लोग लगाते हैं ना, शटरिंग वटरिंग जो लगाते हैं, सब तो लकड़ी का होता है, ठीक है ना। और भी इसका बहुत काम है, ठीक है ना। जैसे कि स्ट्रक्चर बनाना है आप लोग का ऐसा कि जहां पे आप लोग को क्या करें, टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाना है, कि फटाफट कुछ दिनों के लिए बनाना है, तो हम लोग टिम्बर का यूज करते हैं। ये बहुत हल्का होता है, सस्ता होता है। आप लोगों को इसका अगर अच्छे से इसको मेंटेन किया जाए तो इसका लॉन्ग लास्टिंग, बहुत ज्यादा दिन तक भी चल सकता है टिम्बर। बस इसको क्या करना होता है, थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है ना। रफली आप यूज नहीं कर सकते टिम्बर को। तो टिम्बर के बारे में, टिम्बर के जो इसके इंग्रेडिएंट पार्ट्स हैं, जैसे कि टिम्बर को काटिएगा तो उसके अंदर जो जो कंपोनेंट दिखते हैं टिम्बर की, उसका एज क्या है टिम्बर का, ये हम लोग उसको यूज कर सकते हैं कि नहीं यूज कर सकते हैं, इसका एज क्या है, मतलब कि आप लोग वो स्ट्रेंथ देगा कि नहीं देगा। टाइप ऑफ टिम्बर, अलग अलग टाइप ऑफ टिम्बर है, लकड़ी तो बहुत बहुत तरीके का अवेलेबल है। तो आप लोगों को कौन सा ज्यादा स्ट्रेंथ देगा,
ठीक है ना। फिर क्या होता है कि इसको सीजनिंग किया जाता है, प्रोसेसेस ऑफ सीजनिंग, बहुत तरह का सीजनिंग प्रोसेस है। इसको कटिंग कैसे किया जाता है उसका अलग अलग प्रोसेस है। रेडियल मेथड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है इसको काटने का, कि ऐसा उसको काटा जाए कि ज्यादा स्ट्रेंथ दे, कि उसका मेड्यूलर रे होता है, उसके अंदर मेड्यूलर रे होता है, वो ना कट जाए। तो जो आपको स्ट्रेंथ देगा उसको कैसे काटने का तरीका, टाइप ऑफ टिम्बर, इसके अंदर जो जो इंग्रेडिएंट है, जो जो इसके अंदर जो आप लोग के कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ टिम्बर, ये सब चीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या है, ग्लास एंड प्लास्टिक, ये भी आप लोग का क्या है, मटेरियल है, इंजीनियरिंग मटेरियल, कि ग्लास और प्लास्टिक सिविल इंजीनियरिंग में कैसे यूज करिएगा, ठीक है ना, कहां कहां इसको यूज किया जाएगा। प्लास्टिक क्या था कि हमारे लिए इन्वायरमेंटल को लेकर के प्लास्टिक ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब क्या है, हमारे लिए क्या है, अच्छा नहीं है इन्वायरमेंट को रिगार्डिंग अगर देखा जाए। लेकिन प्लास्टिक का सबसे बढ़िया काम क्या है कि इसका डेड लोड कम है, बहुत हल्का होता है और स्ट्रेंथ ज्यादा देता है। तो इसीलिए हम लोग मजबूर है भाई प्लास्टिक तो यूज करना पड़ेगा, लेकिन इन्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए इसका किस हिसाब से यूज किया जाए वो सब चीज देखेंगे, कि कैसे यूज किया जाए कि हमारा इन्वायरमेंट भी ना इफेक्ट हो और काम भी हो जाए अपना, ठीक है। तो प्लास्टिक हो गया आपका इंजीनियरिंग मटेरियल। फिर क्या है, स्ट्रक्चरल स्टील। स्टील तो आप जानते हैं कि छड़ और बनाने में स्टील का काम है। फिर से पटरी वटरी, रेल का पटरी में स्टील का काम है। तो स्टील का स्ट्रक्चरल स्टील भाई आपको पढ़ना जरूरी है। इसके टाइप्स क्या क्या हैं, कैसे इसको बनाया जाता है, ठीक है। और इसके जैसे कि होता है ना प्रोसेस, जैसे बनाया जाता है ना उसी समय ना इसका टाइप डिसाइड हो जाता है कि भाई कौन सा टाइप है। तो ये सब हम लोग टाइप देखेंगे। एंड अदर मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। पेंट यहां पे छूट गया, पेंट एंड वेर्निशेस, ठीक है। पेंट वेर्निशेस, यहां से भी क्वेश्चन बहुत उठ के आता है कि पेंट भाई कौन कौन सा पेंट यूज करेंगे हम लोग। वेर्निशेस, उसमें हम लोग कौन सा चीज मिलाएंगे, मतलब क्या होता है कि उसके अंदर पेंट के अंदर टाइप्स हो गया, उसके अंदर कंपोनेंट ऑफ पेंट हो गया। उसके बाद वेर्निशेस के बारे में पढ़ेंगे। और यहां से छोटा मोटा क्वेश्चन आता है कि सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, ये सारा कुछ पेंट एंड वेर्निशेस में पढ़ेंगे। एकॉस्टिकल मटीरियल एंड जियोटेक्सटाइल। एकॉस्टिकल मटेरियल और जियोटेक्सटाइल क्या हो गया, एकॉस्टिकल मटेरियल क्या होता है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा मटेरियल है कि अगर कहा जाए कि मेन अगर इसका यूज है तो साउंड प्रूफ। जैसे कि दीवार के अंदर हम लोग ऐसा लगा देते हैं कि ऐसा ऑडिटोरियम बनाना है, मान के चलिए एग्जांपल है कि फिल्म थिएटर में आप क्या करें, मूवी देखने गए, ठीक है ना, सिनेमा घर। तो सिनेमा घर के आसपास वाला जो इंटायर जो एरिया है, लोकेशन है, अगर आपका जो सिनेमा घर का जो आवाज है अगर बाहर लोगों को डिस्टर्ब कर रहा हो तो वो तो गलत है। आप ऐसा बनाइएगा क्या कि आपका आवाज क्या हो दूसरे जगह ना जाए। तो क्या होता है, एकॉस्टिक मटेरियल हम लोग यूज करते हैं, दीवारों के अंदर एकॉस्टिक मटेरियल यूज करते हैं। अब भाई एकॉस्टिक मटेरियल कैसे काम करता है, तो इसका ना स्ट्रक्चर जब आप लोग सर्च करिएगा ना गूगल पे तो क्या होता है, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है ना। अब ये दीवार के अंदर आप ऐसा स्ट्रक्चर लगा दिए मान लीजिए, ठीक है। तो साउंड क्या होता है, प्रोपोगेशन होता है, साउंड का प्रोपोगेशन, कि उसको एक मीडियम चाहिए ना साउंड को ट्रेवल करने के लिए, मीडियम चाहिए, ठीक है। और वैक्यूम में साउंड काम नहीं करता है, आपको पता होगा वैक्यूम में साउंड काम नहीं करता है। तो इसको क्या चाहिए, आपको एक रास्ता तो चाहिए, मीडियम चाहिए। तो ये क्या हुआ, साउंड ट्रेवल किया, साउंड ट्रेवल किया और टकराने के बाद इधर उधर चला गया, ये टकराया, इधर टकराया, इधर टकराया। मतलब कि अगर हम बोल रहे कि सिंपल दीवार था तो इसको ना यहां से पास करने में क्या होता है कि यहां से पास करता है फिर यहां पे बाहर निकल जाता, ठीक है ना। यहां तक आपको ये दीवार मीडियम था और यहां पे एयर है मीडियम, ठीक है ना। दीवार के बाहर तो हवा है, वो आपको साउंड ट्रेवल करा देगा। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि इसी के अंदर हम लोग क्या कर दिए, एकॉस्टिक मटेरियल सेट कर दिए, तो क्या होता है, ये टकराया और इधर इधर रह जाएगा, ठीक है ना, इसको पास करने नहीं देगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एकॉस्टिक मटेरियल देते हैं साउंड प्रूफ के लिए। तो मेन अगर कहा जाए कि आपको सिनेमा घर हो गया, ऑडिटोरियम हो गया, ऐसा जहां पे साउंड आपका बाहर ना जाए, ठीक है ना, साउंड बाहर ना जाए, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, एकॉस्टिक मटेरियल यूज करते हैं कि आपका बाहर का आवाज भी अंदर नहीं आए और अंदर का आवाज भी बाहर नहीं जाए। तो साउंड प्रूफ जैसे रूम बनते हैं ना, साउंड प्रूफ रूम, तो उसके अंदर एकॉस्टिक मटेरियल यूज किया जाता है, ठीक है ना। और ये जियो टेक्सटाइल क्या है, जियो टेक्सटाइल ना एक नेचुरल मतलब मटेरियल है जियो टेक्सटाइल, जो कि रोड बनाने में काम आता है, ठीक है ना। जियो टेक्सटाइल क्या होता है, एक पतला सा लेयर होता है, ठीक है, एक क्या होता है, पोरस स्ट्रक्चर ऐसे रहता है, उसमें क्या होगा, पोर्स बने होंगे, छोटा छोटा पोर्स बना हुआ रहता है, ठीक है ना। एकदम पतला शीट टाइप का होता है जियो टेक्सटाइल मटेरियल, ठीक है ना, पतला शीट टाइप का होता है। कैसे बनता है इसको, कैसे इसको यूज करते हैं, इसको ना हम लोग रोड के लेयर में बिछा देते हैं,
सर्च करिएगा तो आपको पता चल जाएगा जियो टेक्सटाइल क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे भी तो उस टाइम अच्छे से बताएंगे इसको। तो जियो टेक्सटाइल हम लोग ऐसे ही एक शीट होता है, पतला शीट, उसको बिछा देते हैं और किसी एक लेयर में, कि एक लेयर दूसरी लेयर में क्या होगा, फ्रिक्शन बढ़ जाए। ठीक है, अगर हम बोलें कि अगर रोड बनाते हैं तो अलग अलग लेयर बनाते हैं, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, दूसरा लेयर के ऊपर तीसरा लेयर, ठीक है ना। बेस कोर्स होता है, सब बेस कोर्स होता है, सरफेस कोर्स होता है। तो अलग अलग लेयर को आपस में स्ट्रेंथ तो होना चाहिए, दोनों एक दूसरे को पकड़ के रखे। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, जियो टेक्सटाइल मटेरियल यूज करते हैं कि ये ना रिएक्शन में नहीं होता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, स्ट्रेंथ बढ़ाया, सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, स्ट्रेंथ बढ़ा दिया। दूसरा क्या हो रहा है कि ये जल्दी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, कि कहा जाए कि ये मिट्टी के साथ रिएक्ट हो गया और क्या हो गया कि वहां का एरिया खराब कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या होता है कि रिएक्शन भी नहीं होता है इसका, और ये क्या कर दिया, स्ट्रेंथ भी दे दिया। तो हम तो इसको इंजीनियरिंग मटेरियल में यूज करेंगे भाई, ठीक है ना। जियो टेक्सटाइल मटेरियल हम लोग इसलिए इसको यूज करते हैं। रबर एंड एस्बेस्टोस, ठीक है ना, ये भी है। रबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रबर सिविल इंजीनियरिंग में इसको यूज किया जाएगा, ऐसा कि आप लोगों को क्या करना है कि रबर से कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है कभी कभी कि हम लोग को क्या करना होगा कि रबर और एस्बेस्टस तो सिंपल है, क्या कि आप लोगों को मतलब डेड लोड इसका कम करना है, और एक ऐसा स्ट्रक्चर कि धूप गर्मी ये सब होता है ना, धूप गर्मी को क्या करे, ये कम ही ट्रांसफर करे, ठीक है ना। तो एस्बेस्टस ये होता है। और रबर हम लोग क्या करते हैं, इंग्रेडिएंट यूज करते हैं कंक्रीट बनाने में, ठीक है ना। तो रबर का यूज, एस्बेस्टस का यूज हो गया क्या चीज में, कि जहां पे हम लोग को छत नहीं ढालना है, छत नहीं ढालना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक एस्बेस्टोस का मटेरियल आता है, उससे क्या होता है कि उसमें आप लोगों को वो धूप से बचाया, बरसात से बचा दिया, गर्मी हो गया, ठंडा, इसको क्या करता है, पास नहीं होने देता है, और इजीली अवेलेबल है, हल्का है, और क्या होता है, प्रीकास्ट है, बनाया मिल जाएगा आपको मार्केट से, लाके डाल दीजिए छत पे, ठीक है ना। तो ये हो गया क्या, एस्बेस्टोस भी आजकल इसका बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। लैमिनेट्स एंड एडहेसिव्स, मतलब कि आप लोगों को स्ट्रक्चर होता है, वही होता है लैमिनेट परत आप लोग को एक होता है कि जिसके अंदर मेनली कहां यूज होगा, रोड में ही इसको भी होता है, लैमिनेट्स और एडहेसिव भी रोड में यूज होता है। और ये किस चीज से बना हुआ रहता है, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे किस चीज से बना है, इसको कैसे टेस्ट किया जाए, ठीक है ना। तो वो टेस्टिंग में पढ़ेंगे, अभी खाली मटेरियल के बारे में पढ़ रहे हैं। मॉड्यूल 3 जो है आपका, मॉड्यूल 1 के बाद 2, फिर थर्ड में है टेस्टिंग। फिर एडहेसिव हो गया, ग्रेफीन हो गया। ग्रेफीन क्या होता है, वही कार्बन का एक सिंगल लेयर कार्बन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, कि आप लोगों को ग्रेफीन यूज करना है। वो भी होता है क्या, पोरस स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्या करना है, क्या इजीली सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल में इसको यूज कर सकते हैं। फिर क्या है, कार्बन कंपोजिट्स एंड अदर इंजीनियरिंग मटेरियल इंक्लूडिंग प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ देम, मतलब इन सारे मटेरियल का प्रॉपर्टी क्या है और साथ में इनका यूज क्या है, समझ रहे हैं ना, इनका यूज क्या है, कैसे हम सिविल इंजीनियरिंग में इसको यूज करें एज अ इंजीनियरिंग मटेरियल, ठीक है, इसको हम कैसे यूज करें। तो इस पूरे चैप्टर में आप लोग को बहुत ही, एक कहा जाता है ना कि एक इंटायर जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल है, एक तरह से चैप्टर 1 में ही दे दिया मेन टॉपिक, जो आप लोग को बेसिकली जो ज्यादातर यूज करते हैं वो सारा कुछ इसके अंदर दे दिया, ठीक है, मॉड्यूल 1 के अंदर। तो ये हो गया आपका मॉड्यूल 1 की बात। अब हम लोग मॉड्यूल 2 में स्टार्ट करेंगे कि मॉड्यूल 2 में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। मॉड्यूल 2 है हमारा इंट्रोडक्शन टू मटेरियल टेस्टिंग, ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो मटेरियल है उसका बिहेवियर देखना है, ठीक है, कि मटेरियल में अगर कोई भी मटेरियल, इंजीनियरिंग मटेरियल आप यूज कर रहे हैं अभी तक जो भी है, उसके अंदर क्या है कि आप स्ट्रेस लगा रहे हैं, उसमें स्ट्रेन होगा, ठीक है ना। आप उस पर स्ट्रेस लगाइए, स्ट्रेन होगा, स्ट्रेस बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए, एक ऐसा समय आएगा कि फ्रैक्चर कर गया, ठीक है ना। तो फ्रैक्चर करने से जस्ट पहले क्या था, उस मटेरियल का वो स्ट्रेंथ था, ठीक है ना। अब वो जो आप स्ट्रेस लगा रहे हैं, हो सकता है कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा रहे हैं, हो सकता है टेंसाइल लगा रहे हैं। तो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है। कोई टेंसाइल में ज्यादा मजबूती होता है, कोई कंप्रेसिव में ज्यादा मजबूत होता है। तो जैसा आपको लोड स्ट्रक्चर पे आने वाला है उस हिसाब से आप मटेरियल यूज करिए, ठीक है। तो अगर हम कहा जाए कि इंट्रोडक्शन टू मटेरियल टेस्टिंग में क्या पढ़ना है कि व्हाट इज मटेरियल इंजीनियरिंग, क्या होता है आखिर मटेरियल इंजीनियरिंग। तो सिंपली मटेरियल इंजीनियरिंग का क्या मतलब होता है कि ऐसा मटेरियल कि आप लोग यूज करें कि जो आपको उस स्ट्रक्चर में सुटेबल भी हो, कम खर्चा भी लगे, स्ट्रेंथ भी दे, सेफ्टी भी रहे, मतलब सारा कुछ इसके अंदर देखेंगे कि मटेरियल इंजीनियरिंग क्या क्या होता है। मैकेनिकल बिहेवियर, इसका क्या बिहेवियर है, मतलब मैकेनिकली बिहेवियर, मतलब कंप्रेसिव में कंप्रेस होगा, टेंसाइल में मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ देगा, क्या क्या इसका बिहेवियर हो सकता है।
एंड मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, वही कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि कितना गुना कौन सा कंप्रेसिव ज्यादा है, स्ट्रेंथ या टेंसाइल है। उसके बाद इलास्टिसिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इलास्टिसिटी क्या होता है कि कोई भी मटेरियल का इलास्टिसिटी है, मतलब क्या होता है, यंग्स मॉडुलस क्या बताता है कि सिंपल है यंग इलास्टिसिटी कि कोई मटेरियल को आप दबाएं तो दबने के बाद वो अपना डिफॉर्म करेगा, मतलब अपना क्या होगा, शेप बदलेगा, और उसके बाद आप लोड हटा दिए तो वो रीगेन अपने शेप में कर गया, ठीक है ना। तो इलास्टिसिटी वही बताता है क्या कि आप लोगों को उसका जो भी चेंज हुआ स्ट्रक्चर और वापस रिगेन करने का प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। अब यही इलास्टिसिटी का ना अलग अलग फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, निकालने का अलग अलग फॉर्मूला है, वो चीज हम लोग देखेंगे। इलास्टिसिटी बेसिकली अगर बात करें क्या होता है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, ठीक है ना। इलास्टिसिटी जो ई होता है, यंग्स मॉडुलस ई, वो क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है कि कितना स्ट्रेस लगाने पे कितना स्ट्रेन हुआ, ठीक है ना। उसको क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, ई से डिनोट करते हैं इलास्टिसिटी। और इसी का क्या प्रिंसिपल और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, ठीक है ना, कि कैसे कैसे अलग अलग, जैसे मोड़ बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ ज्यादा जिसका है उसका इलास्टिसिटी ज्यादा होगा, ठीक है ना। कि क्या होता है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेस, कि मतलब कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस लगाना पड़ रहा है, क्या होता है इलास्टिसिटी। अगर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि ई होता है क्या, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, मतलब कि ई का ज्यादा होना, यंग्स मतलब इलास्टिसिटी ज्यादा होना, मतलब ये हो गया कि आप स्ट्रेस का ज्यादा होना, स्ट्रेस ज्यादा होना मतलब कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस देने पर स्ट्रेन कम हो रहा है। ई का वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, ई का वैल्यू बढ़ने के लिए या तो स्ट्रेस को बढ़ा दीजिए या तो स्ट्रेन को कम कर दीजिए, यही ना होता है। तो मतलब कम स्ट्रेन में बहुत ज्यादा स्ट्रेस, मतलब कोई ऑब्जेक्ट को आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा दे रहे हैं और स्ट्रेन बहुत कम हो रहा है। स्ट्रेस मतलब होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस दबा कर दे रहे हैं। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, मतलब चेंज हुआ ही नहीं, बहुत कम हुआ, तो मतलब इलास्टिसिटी ज्यादा है। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इलास्टिसिटी पढ़ेंगे और उसका प्रिंसिपल और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल, मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है कि आप ऐसा दबाएं उसको कि फिर छोड़े तो वो क्या हुआ कि अपने शेप में रिगेन नहीं किया, वो होता है क्या, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल हो गया। कि आप ऐसा दबा दिए क्या कि डिफॉर्मेशन तो हुआ और छोड़ने पे वापस अपने शेप में नहीं आया, ठीक है। तो वो एक्चुअली में कौन सा डिफॉर्मेशन हुआ, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ है, उसके बारे में देखना है। फिर क्या है, टेंसाइल टेस्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, टेंसाइल टेस्ट करते हैं अलग अलग मटेरियल के साथ, टेंसाइल टेस्ट किया। अब क्या होता है ना, उस पर न्यूमेरिकल भी आता है, जब आप लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सोम पढ़ते होंगे तो उस टाइम इसका बहुत बड़ा रोल है। उसी में हम लोग पहला जो मॉड्यूल होगा उसका इंट्रोडक्शन, उसी में हम लोग ये सब चीज देखते हैं। तो उसमें आप लोग देखेंगे कि टेंसाइल टेस्ट अलग अलग किया जाता है कि एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट को खींचेंगे तो PL/AE, फिर आप लोग कोनिकल है उसका अलग फॉर्मूला, तो अलग अलग टेंसाइल टेस्ट किया जाता है। अलग अलग स्टैंडर्ड्स फॉर डिफरेंट मटेरियल, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग टेंसाइल टेस्ट होगा। ब्रिटल का अलग होगा, कॉसी ब्रिटल का अलग होगा, इलास्टिक मटेरियल का अलग होगा, तो ये सारी चीज हम देखेंगे। ट्रू स्ट्रेस और स्ट्रेन मतलब क्या कि स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेस के बारे में अच्छे से पढ़ रहा है कि फोर्स अपॉन एरिया होता है, कितना एरिया पे डिपेंड करेगा फोर्स, कितना इंटेंसिटी ऑफ लोड पे डिपेंड करेगा स्ट्रेस। और फिर स्ट्रेन की, इस स्ट्रेस के वजह से जो स्ट्रेन आया, कि जो चेंज इन लेंथ हुआ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, इसको क्या कहते थे, स्ट्रेन कहते हैं। कि क्या बदलाव हुआ, पहले ओरिजिनल था इतना, अब बढ़ गया या कम हो गया, तो स्ट्रेन आ गया उसमें। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ना। इंटरप्रिटेशन ऑफ टेंसाइल टेस्ट, कैसे इसको हम लोग क्या करते हैं कि टेंसाइल टेस्ट कर करके हम लोग किसी मटेरियल के बारे में हम लोग मतलब क्या करते हैं, व्याख्या कर देना, ठीक है ना। इंटरप्रिटेशन ऑफ टेंसाइल टेस्ट। हार्डनेस टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट क्या होता है, क्या होता है कि अगर हम एग्जांपल लें, हार्डनेस क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हार्ड है कि अगर आप इसको घिसेंगे तो इसमें बिना मार्क आए घिस जाए, ठीक है ना, तो मोर स्ट्रेंथ है, ठीक है, तो हार्डनेस टेस्ट देखेंगे। बेंडिंग एंड टॉर्जन टेस्ट, कि कोई ऑब्जेक्ट का हार्डनेस टेस्ट देख लिए, बेंडिंग टेस्ट देखेंगे कि मोड़ के देखेंगे टूट रहा है कि नहीं, टॉर्जन टेस्ट घुमा के देखेंगे कि टूट रहा है कि नहीं। ये सारा कुछ क्या हो रहा है, हम लोग मटेरियल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कि कोई भी ऑब्जेक्ट टेंसाइल में मजबूत है कि नहीं, कंप्रेसिव में मजबूत है कि नहीं, बेंडिंग में मजबूत है कि नहीं, टॉर्जन में मजबूत है कि नहीं, ये सारा टेस्ट हम लोग इसके अंदर देखेंगे, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ सिरामिक, सिरामिक मटेरियल जो चीनी मिट्टी का है उसका हम लोग स्ट्रेंथ चेक करेंगे अलग अलग तरीका से, टेंसाइल, कंप्रेसिव जो भी है। स्ट्रेंथ ऑफ सिरामिक हो गया। इंटरनल फ्रिक्शन
इंटरनल फ्रिक्शन हो गया, ये सारा कुछ हम लोग इसमें देखेंगे। अब यहां से एक अलग टॉपिक है क्रीप, ठीक है ना। क्रीप क्या होता है ना कि कोई भी स्ट्रक्चर में क्रीप होता है, मतलब चेंज डिफ्लेक्शन होता है समय के साथ साथ। बहुत ऑब्जेक्ट है उसमें क्या हुआ कि क्रीप होता है। क्रीप का क्या मतलब होता है कि आप अगर स्ट्रक्चर सीधा है, अपने आप डेड लोड की वजह से क्या हो गया कि टिल्ट कर गया, मुड़ गया, ठीक है ना। तो एक क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में बहुत समय में धीरे धीरे जो डिफॉर्मेशन होता है उसको क्या कहते हैं, क्रीप कहते हैं। तो क्रीप दो तरीके से होता है, एक शॉर्ट टर्म क्रीप, एक लॉन्ग टर्म क्रीप, ठीक है ना। तो कोई भी स्ट्रक्चर में शॉर्ट टर्म क्रीप ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लॉन्ग टर्म क्रीप, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपका स्ट्रेंथ तो है नहीं इसके पास क्या है, सीमेंट कंक्रीट मिला करके हम लोग स्ट्रक्चर बना दिए हैं। और हम लोग इसको बहुत आजकल स्ट्रक्चर में क्या कहता है कि 28 दिन तक हम लोग नहीं लगा के रखते हैं, 28 दिन तक हम लोग इसको लगा के नहीं रखते हैं, मैक्सिमम 14 दिन लगाते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में अगर नियम कहा जाए तो 28 दिन तक आप लोग को ना इसका फोल्डिंग जो हम लोग लगाते हैं इसके नीचे, ठीक है ना, शटरिंग, उसको नहीं हटाना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन हम लोग हटा देते हैं, भाई टाइम का कमी है, आगे स्ट्रक्चर बनाना है। तो अब क्या होता है कि आप तो स्ट्रक्चर हटा दिए, अभी उसका स्ट्रेंथ लगभग 70% ही मिला था उसको, 100% स्ट्रेंथ आया नहीं था। अब जैसे आप हटा दिए तो इसका खुद का लोड की वजह से, कोई भी बीम उम का खुद के लोड की वजह से डिफॉर्मेशन हो गया, मतलब क्या होता है, थोड़ा सा बेंड कर गया। तो क्या आ गया उसमें, क्रीप आ गया। तो शुरुआती दौर में जो क्रीप आता है वो क्या होता है, शॉर्ट टर्म क्रीप, ठीक है, वो हो गया। अब क्या हो गया कि सूख गया, स्ट्रेंथ आ गया, लेकिन उसके बावजूद, स्ट्रेंथ आने के बावजूद, मतलब 5 साल 6 साल 10 साल में थोड़ा थोड़ा क्रीप आते रहता है, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा बॉडी जो स्ट्रक्चर है थोड़ा थोड़ा डिफॉर्मेशन होता है, उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म क्रीप, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म क्रीप आपका क्यों आता है ना, जब आप लोग शॉर्ट टर्म में स्टार्टिंग के फेज में आप लोग अच्छे से उसका ये नहीं किए, कॉम्पैक्शन नहीं किए, जो मटेरियल यूज कर रहे क्वालिटी वाला नहीं यूज किए, जिस हिसाब से लोडिंग आ रहा है उस हिसाब से आप मटेरियल नहीं दिए, मतलब कुछ ना कुछ गलती के वजह से क्रीप आता है, ठीक है ना। तो ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इसका फॉर्मूला अलग हो जाता है, यंग्स मॉडुलस के हिसाब से चेंज करता है। तो ये देखेंगे और इसका फंडामेंटल और कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो क्रीप के बारे में पूरा अच्छे से जानकारी लेना है, ठीक है ना। तो ये क्रीप हो गया। उसके बाद क्या है, ब्रिटल फ्रैक्चर ऑफ स्टील, मतलब कोई भी लोहा है उसमें क्या होता है कि फ्रैक्चर कर जाता है, टूट जाता है। ब्रिटल फ्रैक्चर मेनली किस में होता है, जो कार्बन से बना हुआ कंपोनेंट होता है, और कार्बन क्या होता है, ब्रिटल नेचर का होता है, टूट जाएगा, मजबूत रहेगा टूटने से पहले, लेकिन ना सफिशिएंट वार्निंग नहीं देगा कि भाई हम टूटने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं, सीधा टूट जाएगा। वही होता है क्या स्टील के केस में। टेम्परेचर भी हो गया, उसी में हो गया टेम्परेचर ट्रांजिशन अप्रोच, उसमें टेम्परेचर बदलता है, उसका अलग कहानी है, वो देखेंगे। बैकग्राउंड ऑफ फ्रैक्चर मैकेनिक्स, मतलब कि एक्चुअल बैकग्राउंड होता कैसे है कि मटेरियल का इंटरलॉकिंग था, वो क्या होता है, अलग हो जाना। तो उसका बैकग्राउंड देखेंगे कि एक्चुअल में फ्रैक्चर कैसे होता है, मैकेनिज्म। डिस्कशन ऑफ फ्रैक्चर टफनेस टेस्टिंग, ठीक है ना, यही सब कि कैसे कैसे होता है फ्रैक्चर और टफनेस टेस्टिंग, कि इंपैक्ट लोड में जो स्ट्रेंथ दे उसको टफनेस कहते हैं। जो इंपैक्ट लोड में स्ट्रेंथ दे रहा है कि सडन लोड आ गया, तो उस टाइम जो होता है वो क्या शो करता है, उसका टफनेस शो करता है। डिफरेंट मटेरियल का कॉन्सेप्ट ऑफ फैटिग्यू ऑफ मटेरियल, कैसे टूट रहा है, कैसे डिफॉर्म हो रहा है, उसका स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी, सेगमेंट प्रोसीजर एंड फ्रैक्चर मैकेनिज्म, यही अलग अलग स्ट्रक्चर का कैसे कैसे चेंज होता है। तो मेन अगर हम बात किया जाए तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का इसमें यूज है, और कहीं ना कहीं मैकेनिक्स का काम है इसके अंदर, तो हम लोग उसको देखेंगे यूनिट 2 के अंदर, मटेरियल टेस्टिंग के अंदर यही है। इसके अलावा एक भी टॉपिक आप लोग को एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, इतना आप लोग के सिलेबस का है, ठीक है। तो इसके बाद आप लोग का लास्ट मॉड्यूल क्या है, यूनिट 3 है, उसमें देखते हैं मॉड्यूल 3 में क्या क्या पढ़ना है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये हो गया मॉड्यूल 2 की बात है। नेक्स्ट मॉड्यूल है आपका स्टैंडर्ड टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन प्रोसीजर, ठीक है, कि इसके अंदर हम लोग टेस्ट परफॉर्म करेंगे, क्या क्या रिजल्ट आता है उसका मूल्यांकन करेंगे, इवैल्यूएशन भी करेंगे, ठीक है। तो मेनली आपका काम क्या है कि इसको पहले यहां देख लेते हैं, लेबोरेटरी फॉर मैकेनिकल टेस्टिंग, ठीक है ना, कि मैकेनिकल जो टेस्टिंग करेंगे हम लोग लेबोरेटरी के अंदर, वो क्या क्या होगा टेस्टिंग, वो हम लोग देखेंगे। डिस्कशन अबाउट मैकेनिकल टेस्टिंग, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि कैसे कैसे टेस्ट प्रोसीजर सेट किया जाता है इसको। नेमिंग सिस्टम फॉर वेरियस नॉन फेरस मेटल, अलग अलग मेटल हम लोग नॉन फेरस मेटल है उसका टेस्टिंग। डिस्कशन अबाउट इलास्टिक डिफॉर्मेशन, कि अगर आप टेस्टिंग के दौरान कोई भी मटेरियल को इलास्टिकली कैसे डिफॉर्म करें, प्लास्टिकली कैसे डिफॉर्म किया जाए।
इम्पैक्ट दे करके, सडन लोड लगा करके कैसे उसको हम लोग डिफॉर्म करें। एंड ट्रांजिशनल टेम्परेचर फ्रैक्चर मैकेनिज्म, मतलब कि उसका बैकग्राउंड पढ़ना है कि टेम्परेचर बढ़ा करके कैसे भी मटेरियल को डिफॉर्म करना, तोड़ना, जला देना, मतलब कितना वो सहता है जलने से पहले। कहा जाता है ना कि कोई ऑब्जेक्ट को हम जला रहे हैं लेकिन धीरे 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 टेम्परेचर बढ़ाए, एक टेम्परेचर पे ऐसा है जो जलना शुरू हो गया, मतलब उस मटेरियल का टेम्परेचर में कैपेसिटी कितना है जलने से जस्ट पहले का। तो वो टेस्टिंग। फ्रैक्चर होने में, फ्रैक्चर जब फ्रैक्चर टफनेस होता है डिफरेंट मटेरियल का, फैटिग्यू ऑफ मटेरियल क्रीप, मतलब कि कोई भी मटेरियल क्रैक कर जा रहा है, तो क्रैक कर रहा है मतलब टूट गया, तो टूटा उससे जस्ट पहले कितना वो लोड सहा, तो उसके बारे में, वो टफनेस अलग अलग मटेरियल का। और फिर क्रीप तो आप लोग को पता है कि डिफॉर्मेशन होता है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। तो ये सारा कुछ हम लोग इसके अंदर देखेंगे और इसको निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, इस चैप्टर में इवेल्युएट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर? टेस्टिंग। क्या क्या है? टेस्टिंग ऑफ ब्रिक, ठीक है ना। अब देखिए ब्रिक का भी टेस्ट क्या होता है, आपको फील्ड टेस्ट होता है, लैब टेस्ट होता है, ठीक है ना। फील्ड पे टेस्ट हो गया, फील्ड पे टेस्ट आप लोग क्या करेंगे कि तुरंत आया, मतलब मटेरियल उतरा, ठेकेदार बोला कि सर आपका सामान उतर चुका है ब्रिक, तो आप जाकर टेस्ट करिएगा कि आपका जो ब्रिक उतारा है वो सही है कि नहीं सही है, ठीक है। और उसको आपको मतलब क्या कहते हैं, अप्रूव करना होगा आपको कि भाई आपका जो ब्रिक उतरा हो, चाहे कंक्रीट उतरा हो, कंक्रीट नहीं, ब्रिक होता है, सैंड होता है, सीमेंट है, और फिर क्या होता है, एग्रीगेट है। 4-5 आइटम आप लोग को क्या होता है कि ऑन साइट उतारा जाता है। तो उसको अप्रूवल देने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका टेस्टिंग करते हैं कि आपको कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको क्या चीज जरूरत है, सीमेंट का जरूरत है, सैंड का जरूरत है, एग्रीगेट का जरूरत है, ये तो मेन चीज है, ठीक है ना, ब्रिक का जरूरत है। तो ये 4 चीज का आपको टेस्टिंग तो आना चाहिए ना, कि भाई आपको अप्रूव करना है कि ये काम का है कि नहीं है। तो इसके अंदर एग्रीगेट नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, एग्रीगेट के बारे में लेकिन हम लोग थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे। तो एग्रीगेट इसमें नहीं पढ़ना है, क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में एग्रीगेट के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है ना। और बिटुमिन के बारे में ही पढ़ना है उस टाइम, लेकिन इसमें बिटुमिन है। तो सिंपल सा बात है क्या कि अब कैसे करना है, ब्रिक है, ब्रिक ले आया, तो ब्रिक को आप क्या करिएगा कि एक तो उसको तोड़ के देखेना, पटक के देखा जाता है, एक हाइट से गिराया जाता है, उसका आवाज, उसका कलर, उसका रंग, ये सब कलर वलर सब देखा जाता है कि कौन सा ब्रिक है, कितना वो यूटीएम मशीन पर रख के उसको तोड़ा जाता है कि लैब टेस्ट हो गया ये कि भाई कितना लोड सहा। तो एक क्लास, फर्स्ट क्लास ब्रिक होता है, सेकंड क्लास ब्रिक होता है, थर्ड क्लास ब्रिक होता है, ओवर बर्न मतलब बहुत ज्यादा जला हुआ वो ब्रिक होता है। तो वो हम डिसाइड करेंगे टेस्टिंग के दौरान, ठीक है, कि कौन ब्रिक कितना लोड सह रहा है, कितना वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, समझ रहे हैं ना। ये सब टेस्ट है कि पानी में डुबा के रख दिए, अब वो कितना एब्जॉर्ब कर लिए पानी, भाई कम से कम पानी एब्जॉर्ब करे। फिर क्या है, उसका रंग क्या होना चाहिए, जो भी रंग उसका होता है आयरन की वजह से आता है, उसका इंग्रेडिएंट का, जैसे कि ब्रिक किस चीज से बना, 5 इंग्रेडिएंट से बना हुआ रहता है, ठीक है ना, ब्रिक 5 इंग्रेडिएंट रहता है, इन 5 का प्रपोर्शन अगर सही रहेगा, सब कुछ एडिक्वेट जो आपको इंडियन स्टैंडर्ड में है वो सारा कुछ अगर रहेगा, तो फिर क्या होगा, ए क्लास जो होता है ना, क्लास 1 ब्रिक बनता है, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ गलती हो गया तो क्या हो जाता है कि ब्रिक का क्या होगा कि आपका क्वालिटी जैसे घटेगा तो सेकंड क्लास में, और खराब थर्ड क्लास, सबसे खराब फोर्थ क्लास, उसके बाद क्या होता है ओवरबर्न। ये सारे टाइप ऑफ बांटा जाता है क्या कि उसका प्रोसेस के दौरान में कुछ गलती हो जाए, चाहे मटेरियल जो आप यूज कर रहे हैं वो गलती हो जाए, तो उसके वजह से आपका क्या होता है, क्वालिटी ऑफ ब्रिक चेंज होता है, ठीक है ना। तो उसी वजह से क्लास ऑफ ब्रिक बदल जाता है। तो ब्रिक क्या होता है ये पहले जानना पड़ेगा, इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट यूज होता है वो भी जानना पड़ेगा। तो ब्रिक आप लोग के चैप्टर 1 में नहीं है, मॉड्यूल 1 में नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे ब्रिक के बारे में, ठीक है। फिर सैंड, सैंड को फिजिकली टच करके क्या क्या है, कलर देख कर करके फिर उसको क्या करता है जाता है, लैब में टेस्ट किया जाता है। तो अलग अलग तरीके से सैंड को चेक कर लिया, ठीक है ना, उसका फाइननेस कैसा है, उसमें जो साइज ऑफ है पार्टिकल वो सही है कि नहीं है, तो ये सारा यूनिफॉर्म है, वेल ग्रेडेड है, ये सारा कुछ सैंड में हो गया। कंक्रीट का बात करें तो कंक्रीट का टेस्टिंग अगर मेन एक ही टेस्ट है क्या, क्यूब टेस्ट। तो क्यूब टेस्ट हम लोग क्या करते हैं कि करते हैं, एक सिलेंडर टेस्ट भी होता है, ठीक है ना, इसका सिलेंडर बना करके, इंडिया में क्यूब टेस्ट ही होता है मेनली, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कैसे टेस्ट किया जाता है। फिर क्या आता है, अब कंक्रीट का टेस्टिंग अलग अलग ग्रेड का करेंगे, हम आपको बताया था ना कि M10 का अलग टेस्टिंग होगा, M15, M20, मतलब इन सब का क्यूब बनाएंगे हम,
इसमें रेशियो अलग देंगे, इसमें सीमेंट का रेशियो बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे, तो वैसे वैसे ग्रेड बढ़ता जाएगा। और वो बनाने के बाद, क्यूब बनाने के बाद 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर का क्यूब होता है। हम लोग क्या किए कि जैसे M10 बनाना है तो हम एक किलो सीमेंट ले लिए, 3 किलो सैंड ले लिए, और क्या करते हैं 6 केजी हम लोग ले लिए क्या, एग्रीगेट। ये लेने के बाद हम लोग क्या किए कि मिक्स किए, उसमें पानी डाल करके मिक्स कर दिए। मिक्स करने के बाद एक मोल्ड रहता है 15 सेंटीमीटर इंटू 15 इंटू 15 का, ठीक है। उसमें क्या करते हैं कि हम 3 लेयर में उसको भरते हैं। एक लेयर भरे, उसको क्या किए, कॉम्पैक्ट कर दिए। एक आपके पास टैंपिंग रॉड होता है, टैंपिंग रॉड से कॉम्पैक्ट किए। फिर सेकंड लेयर भर के रॉड को कॉम्पैक्ट किए। थर्ड पूरा कॉम्पैक्ट कर दिए, फुली कॉम्पैक्ट। क्यूब को डाल देते हैं, छोड़ देते हैं, सूख गया, उसको पानी में डाल देते हैं क्यूरिंग के लिए, कि जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है उससे बचा रहे। कि इतना ना गर्मी होता है, पानी मिक्स जैसे करते हैं ना सीमेंट को पानी के साथ, तो क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट करता है, और वो क्या करता है, दीवार को फाड़ देता है, मतलब क्या, क्रैक दे सकता है। तो इसीलिए हम लोग पानी में डुबो के रखते हैं, उसको पानी से भिगा के रखते हैं, क्या हो कि क्रैक व्रैक ना आ जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्यूरिंग कर दिए। क्यूरिंग होने के बाद 28 डेज के बाद अगर M10 बनाए हैं तो वो 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर का हमें स्ट्रेंथ देगा। यूटीएम मशीन पर रखें, मशीन को ऑन कर दिए, धीरे 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 लोड लगाएगा, जैसे टूटा रुक जाएंगे, देखेंगे कि कितना लोड पे टूटा है। तो 10 न्यूटन इसको आना चाहिए 28 दिन पे, ठीक है। लेकिन हमको बहुत जल्दी जल्दी में काम करना है, 7 दिन पे हमको टेस्ट करना है। तो कहा जाता है कि 7 डेज पे ना जो इसका स्ट्रेंथ होता है ना, उसका 65% ही दे पाता है। कंक्रीट 100% अपना स्ट्रेंथ 28 दिन पे देता है, लेकिन 7 दिन पे आपको टेस्ट करना है तो 10 का 65% ही स्ट्रेंथ दे पाएगा। तो ये सब चीज देखेंगे क्या, कंक्रीट के अंदर इसका टेस्टिंग। उसके बाद क्या है, सॉइल का टेस्टिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। कि सॉइल, आपका सॉइल का टेस्टिंग तो पूरा एगो कहा जाता है ना कि समुद्र है, समझ रहे ना। लेकिन जियोटेक इंजीनियरिंग आप लोग को क्या किया गया कि जो जो इंपॉर्टेंट है, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग जब आप लोग सब्जेक्ट पढ़िएगा उसके अंदर ये सारा कुछ जो जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो डाला गया, ठीक है ना। कि सॉइल का टेस्टिंग का क्या मतलब होता है कि सॉइल का परमिएबिलिटी कितना है, सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी कितना है, सॉइल का शियर स्ट्रेंथ कितना है, सॉइल का स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप क्या है, समझ रहे ना। मतलब ये सारा चैप्टर है, अगर कहा जाए जियोटेक का ये सारा चैप्टर है, और इन सब का टेस्ट करना। तो आप लोग को मेन इंपॉर्टेंट क्या है, बियरिंग कैपेसिटी चेक करना, प्लेट लोड टेस्ट, फिर स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, एसपीटी टेस्ट, ये सारा कुछ हम लोग इसके अंदर देखेंगे, सॉइल का टेस्ट, ठीक है। बहुत ज्यादा आप लोगों को जियोटेक इंजीनियरिंग में पढ़ना है, इसमें बस बेसिक नॉलेज चाहिए कि जो घर बना रहे हैं आप मिट्टी के ऊपर, क्या वो मिट्टी आपका वो लोड को सह सकता है कि नहीं, क्या उसमें बियरिंग कैपेसिटी है उतना। तो वो तो हम पहले चेक करके रखेंगे तब ना, कि 50 तल्ले का घर बनाना है, पता चले कि सॉइल का कैपेसिटी 5 तल्ले का है, तो फेल हो जाएगा 50 तल्ले का मकान। तो इससे अच्छा है कि आप पहले टेस्ट कर लीजिए सॉइल के बारे में अच्छे से, उसके बाद हम लोग उस पर काम करेंगे। फिर क्या है, बिटुमिन के बारे में। तो बिटुमिन का बहुत सारा टेस्ट हो गया। पहला तो हो गया पेनिट्रेशन टेस्ट, कि जो आप बिटुमिन लेके आ रहे हैं रोड पे बनाने के लिए, उसको आपको अच्छे से स्प्रेड करना है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, एक इतना होना चाहिए, क्या लिक्विड फॉर्म में रहता है ना, बिटुमिन क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, उसको आपको रोड पे बिछाना है। तो उसको अच्छे से काम प्रोसेस हो जाए, अच्छे से बिछ जाए, तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि बहुत ज्यादा ढीला नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। तो बिटुमिन का उसको लिए पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं, सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट किया जाता है। फिर बिटुमिन में ना क्या होना चाहिए कि आपका डक्टिलिटी टेस्ट किया जाता है, कि उसको पकड़ के ऐसे खींचा जाता है, ब्रिकेट एक होता है, साइज अलग अलग होता है, उसको पकड़ के हम लोग खींचते हैं, ठीक है ना। तो बिना टूटे, जैसे च्युइंगम को ऐसे खींचते तो टूटता नहीं है, क्या होता है, खींचते जाता है, उसमें क्या है, डक्टिलिटी है, खींचते गया एक समय में टूट गया। तो वैसा ही बिटुमिन का क्या होना चाहिए कि अगर हम अलग अलग ग्रेड का मिलता है, तो बेसिकली अगर 45 ग्रेड का कहा जाता है, कोई स्टैंडर्ड बता दिया गया है कि 45 ग्रेड अगर बिटुमिन यूज कर रहे 45 ग्रेड का, तो उसको अगर आप खींचिएगा ना तो 75 सेंटीमीटर तक बिना टूटे खींच जाएगा, 75 सेंटीमीटर तक बिना टूटे वो खींच जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, डक्टिलिटी टेस्ट हो गया। फिर क्या है इसमें, फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट, मतलब बिटुमिन को हम गर्म कर रहे हैं, तो एक ऐसा तापमान आएगा कि भाप निकलने लगेगा बिटुमिन से, तो उसका भाप में अगर आग पकड़ ले तो वो टेम्परेचर उस बिटुमिन का फ्लैश पॉइंट होता है।
फ्लैश पॉइंट हो गया, और हम टेम्परेचर बढ़ाते गए और बिटुमिन जलने लग जाए, ठीक है, तो वो टेम्परेचर उसका फायर पॉइंट होता है। तो फ्लैश एंड फायर पॉइंट देखेंगे, अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। फिर पॉलीमर के बारे में, पॉलीमर मटेरियल और मेटल का टेस्टिंग। तो ये सारा टेस्टिंग आपको मोर इंपॉर्टेंट है इसके अंदर पूरा मॉड्यूल में। और कहा जाए तो लास्ट सारांश हमको यही करना है, मटेरियल के बारे में पढ़ना है, उसका टेस्टिंग करना है और इवैल्यूएशन करना है, उसका कैलकुलेशन करना है कि भाई कितना स्ट्रेंथ आया, क्या आया। तो ये सारा चैप्टर आप लोगों को इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना है, इस सारा टॉपिक आप लोग को पढ़ना है। हम लोग जब भी नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे सीमेंट से स्टार्ट करेंगे, और उसको बहुत ध्यान से देखना है आप लोगों को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप लोग का चैप्टर 1 जो मॉड्यूल 1 है वो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और चैप्टर 3 का ये टेस्टिंग ब्रिक सीमेंट कंक्रीट का कैसे टेस्ट किया जाता है, ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब सीमेंट स्टार्ट करेंगे, जब हम लोग कंक्रीट स्टार्ट करेंगे, तो उसी समय हम लोग क्या करेंगे ना, इसका हम लोग टेस्टिंग पढ़ लेंगे। आपको यूनिट 3 को अलग से नहीं पढ़ना है, यूनिट 3 को आप लोग को अलग से नहीं पढ़ना है। हम लोग जब टेस्टिंग है ना, टेस्टिंग ऑफ ब्रिक, जब वहां ब्रिक पढ़ेंगे उसी टाइम टेस्टिंग ऑफ ब्रिक पढ़ लेंगे। जब सीमेंट पढ़ेंगे तो वहीं पे टेस्टिंग ऑफ सीमेंट पढ़ लेंगे। जब सैंड, कंक्रीट, सॉइल जो भी है, हम लोग जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसको पूरा एंड करेंगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप लोग स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीमेंट के वीडियो में स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सीमेंट वीडियो में आप लोग को क्या पढ़ना है।